कोरोना से लड़कर निकली जनता के सामने अब महंगाई वाली जंग मुंह बाए खड़ी है। तेल और गैस के लगातार बढ़ रहे दामों से देश की जनता अब महंगाई से भी दो दो हाथ करने को मजबूर है। लेकिन अचरज तो तब होता है जब सियासी महकमे में महंगाई वाले मुद्दे पर जरा भी हलचल नहीं होती। तेल के दामों पर यूपीए सरकार को घेरने वाली केंद्र की मौजूदा सरकार तो इस पर बोलने से बचे, समझ आता है, लेकिन विपक्ष की जुबान पर भी मुद्दा नहीं आना जनता के बीच चर्चा का विषय है। एक जमाने में महंगाई वाला मुद्दा सरकारों को घेरने के लिए अक्सर राजनीतिक हलकों में देखा जाता था, लेकिन जब मुद्दा गौण हुआ तो रसोई का जायका और आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। जिस पर आम आदमी से पूछो तो जवाब भी कुछ ऐसा ही मिलता है। देश की जनता को महंगाई वाला डोज तो पहले से ही मिल रहा है। हर महीने गैस की कीमत 2 रुपए बढ़ी तो जनता को इसका एहसास नहीं हो पाया, लेकिन अब जब सरकार ने 2 महीने में 125 रुपए बढ़ाए तो झटका सा लगा। उधर पेट्रोल और डीजल के दामों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जहां पेट्रोल शतक के करीब है तो घरेलू सिलेंडर 700 रुपए को पार कर चुका है। विशेषज्ञों का तो ये तक कहना है कि लगातार बढ़ती ये कीमतें अभी ठहरने वाली नहीं हैं। लेकिन यदि आम आदमी से पूछो तो वो तेल की सही कीमत 50 से 60 रुपए के अंदर ही मानता है। इससे ऊपर वसूले जा रही कीमतों को लेकर सीधे तौर पर वो सरकार की पॉलिसी को जिम्मेदार मान रहा है। पेट्रोल डीजल तो मेन चीज है, इससे तो सारा इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। क्या कितना रहना चाहिए? क्रूड ऑयल भी सस्ता है पिछले के मुकाबले भी। ये तो पेट्रोल और डीजल में पहली बात तो फर्क होना चाहिए, वो भी बहुत कम है। डीजल बहुत कम होना चाहिए, 50-60 से ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए डीजल एंड पेट्रोल दोनों। ये जितना भी है सारा हाइप है गवर्नमेंट की, इन लोगों की जो भी कुछ पॉलिसीज है उनकी। कोरोना की मार से अभी जनजीवन खड़ा ही हो रहा था कि महंगाई वाली डायन सामने आ खड़ी हुई है। ऐसे में जनता के सामने अब घर चलाने के साथ साथ जीवन बचाने का बड़ा संकट चुनौती बन गया है और ऐसे माहौल में सियासी महकमे की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटिल, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई, सभी को ध्यान है कि महंगाई, बेरोजगारी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा राजनीतिक दलों के मुद्दे बनते हैं। कभी भारत बंद, कभी जनता कर्फ्यू। महंगाई पे बहुत कुछ देखा है और महंगाई की ऐसी मार रही है कि सरकारें जाती, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब महंगाई का मुद्दा गौण हो गया। हर सरकार अपनी ओर से दावा करता है डेवलपमेंट करना है तो महंगाई का सामना करना पड़ेगा। केंद्र कहता है कि स्टेट्स को ध्यान देना चाहिए, स्टेट कहता है कि केंद्र अपने एक्साइज ड्यूटी को भी, लेकिन कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि दो पार्ट में जनता जरूर पिस रही है। फ्यूल प्राइस इतना होगा किसी ने सोचा भी नहीं, और वजह कोई एक सरकार कटघरे में नहीं खड़ा हो रही, सभी की स्थितियां यही हैं। विकास के पैरामीटर क्या है ये सरकार जानती है, लेकिन विकास का निकलने वाला जो रास्ता है वो फ्यूल से ही निकल रहा है, ये साफ दावा किया जा रहा है। किस तरह के सेस, किस तरह की एक्साइज ड्यूटी, कितना वेट लगातार लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम इतने कम हो और हम इतना महंगा पेट्रोल खरीद रहे हो, इतनी महंगी रसोई गैस काम ले रहे हो, तो अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, यही हमारा मुद्दा है कि राजनीतिक दल इतने मौन क्यों हैं, जनता का मुद्दा है इतना गौण क्यों है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान गैस डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी कार्तिकेय गौड़ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा से मनीष पारिक जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से आरसी चौधरी जी जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले कार्तिकेय जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, सुन रहा हूँ। कार्तिकेय जी, आपको होगा क्योंकि के नागरिक भी हैं, खर्चा आपका भी है, घर में आप भी चलते हैं। आम नागरिक के नाते मैं जानना चाहूंगा, आपका कभी सुना कि महंगाई कभी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया कि महंगाई मुद्दा ही नहीं बना, केवल बयानों में। वो भी अगर हम जाकर के बात करते हैं सर महंगाई पे, तो क्यों जनता के मुद्दा गौण क्यों होता जा रहा है? नहीं, ये मुद्दा गौण नहीं है। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पे लगातार उपभोक्ता आते हैं और शिकायत करते हैं। उन्हें ऑयल कंपनी और सरकार का पता नहीं है कि किस कार्यालय में जाके शिकायत करनी है। वो सीधे पेट्रोल पंप पर आते हैं और गैस एजेंसी पे आते हैं, वहां पर शिकायत करते हैं कि हमारे को सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमारे को पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, आज पैसा बढ़ गया है, ये हमारे को नहीं मालूम पड़ा है। उनके पास कोई माध्यम नहीं है जानने के लिए, इसलिए जो है वो ना तो पार्टी कार्यालय में वो लोग जाते हैं और ना ही कोई सरकारी कार्यालय में जाते हैं। वो लोग एजेंसी में आते हैं और पेट्रोल पंप पे आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और कंटिन्यूस कर रहे हैं। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास। साहब सुन नहीं पा रहे हैं कि महंगाई अब एक मुद्दा रह गया, केवल बयानी मुद्दा है। भारत बंद, शहर बंद, जनता कर्फ्यू, महंगाई के नाम पर बहुत लगाए गए, लेकिन अब महंगाई मुद्दा नहीं बचा किसी भी पार्टी के लिए। नहीं, देखिए, आम आदमी के लिए तो महंगाई मुद्दा है और फ्यूल प्राइसेस जो है सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे देश की सरकार जो है, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, उसके लिए ये मुद्दे अगर बन गए तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार वो खो सकती है। इस डर से उसने लगातार जो दूसरे मुद्दे हैं उनके पर फोकस किया है। आप ये समझिए कि अगर किसानों का मुद्दा चल रहा है तो डीजल पेट्रोल का मुद्दा दबा हुआ पड़ा है। आज के दिन कोई उसके ऊपर बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसान को लेकर के अब चर्चा है। तो ये कहिए कि किसानों का जो आंदोलन है, एक तरह से इस देश की सत्ता परिवर्तन का संदेश भले ही है, लेकिन फौरी तौर पे आज के दिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पब्लिक के, वो उस आंदोलन के नीचे दबे हुए हैं। इस तरह से केंद्र सरकार जो है, एक तरह से पेट्रोलियम की प्राइसेस है और दूसरे तमाम बेरोजगारी है और आपके बिजली पानी के जो इश्यूज हैं उनको गौण करने में सफल है। और ये एक केंद्र सरकार को एक कंफर्ट जोन अवेलेबल करवाती है। तो ये स्थिति है। बाकी असल बात यह है कि लोग पिस रहे हैं, इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित है, उद्योग जो है अपने कॉम्पिटिटर के सामने टिक नहीं पा रहे। हमारा देश जो है प्रोडक्शन के मामले में पिछड़ रहा है, क्योंकि आसमान में चला गया। जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, देवेंद्र शास्त्री साहब भी अभी कह रहे हैं कि
महंगाई केंद्र सरकार के पाले में वोट डाल रहे हैं, आपका भी लबोलवाद यही होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि महंगाई चले केंद्र लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने कहा है कि हम जनता के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, कि हम कुछ इस तरह का करेंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी जब 2014 में आए थे बीजेपी के नेता, तो मैं पूछना चाहूंगा, बहुत बड़ा स्लोगन था, कहा कि बहुत ही महंगाई की बार आपके पास मोदी सरकार। जब दिल्ली के चुनाव आए थे 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में, तब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो पेट्रोल की दरें अगर गिर रही है और भाग्यशाली तो भाग्यशाली का साथ दीजिए। आज इस देश में जब इस वैश्विक महामारी के अंदर लोगों ने अपना रोजगार कमाया, तो लोगों का अपना जीवन यापन बड़ा मुश्किल होने लगा। जब सरकार से राहत की उम्मीद की, तो सरकार ने राहत की जगह आफत दी। ये इस सरकार का चरित्र रहा है। ये आम आदमी को, गरीब को, किसान को, ये सबको कुचलना चाहती है। इस देश के अंदर दो तानाशाह और दो उनके साथी राज करना चाहते हैं। किस प्रकार से इस कोरोना काल के अंदर चंद 100 लोगों की पूंजी किस प्रकार से बढ़ गई है, और देश का आम जो आदमी है किस प्रकार से त्रस्त है। मैं कहना चाहूंगा कि पेट्रोल की गाड़ी अगर किसी की होती थी तो ये समझा जाता था कि या तो किसी ऑफिसर क्लास से है या फिर बड़ा कोई उद्योगपति होगा। लेकिन आज डीजल पे जो दरें बढ़ाई है, योगेंद्र जी, ये देखना होगा कि डीजल आम आदमी का साधन है। चाहे किसान हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ऑटो हो, चाहे बस हो। अगर आप बस में जाएंगे, ये डीजल का भार बैठते ही वो उसका किराया बढ़ा देगा। इसलिए ये 130 करोड़ भारतीयों पे आधी रात को तय करते हैं कि कल उनकी जेब से कितना रुपए निकालना है। लेकिन मैं इस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस राज के कोष को सींचने का काम इस देश का आम आदमी और कर्मचारी कर रहा है, और इसका शोषण करने का काम जी। लेकिन आरसी चौधरी साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे कि चलिए मोदी जी कर रहे हैं या उनके कैबिनेट के लोग हैं, वो फ्यूल प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने भी कोई ऐसा नहीं किया ना कि कहीं मोदी जी को मजबूर कर दें कि देखिए हमने स्टेट में ये कर दिया, आप भी इसको विड्रॉ। राहत कहाँ मिल पा रही है? हाँ, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हो, इस देश के अंदर जब आफत का, जब आदमी गिर जाता है, उठने का प्रयास करता है, उसमें फिर एक और दमड़ा, ये सरकार उसको लमलेट करना चाहती है। इस देश के अंदर किस प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को किस प्रकार से जाम किया जा रहा है। यहाँ पे विपक्ष की आवाज उठाना राजनीतिक मुद्दा कर दिया है। इनके जो चंद मीडिया मित्र हैं, वो मीडिया मित्र ये कहते हैं कि कोई भी विपक्ष का राजनीतिक दल अगर आवाज उठाता है तो वो गुनाह कर रहा है। ये अब जब इनके मंत्री यहाँ पे आएंगे 6 से 7 को जब प्रेस वार्ता करेंगे, तब इस प्रदेश को समझाएंगे कि जो गत माह में आपने 1,20,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन किया है, वो आम आदमी की जेब पे डाका डाल के किया है। 20 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत से उन्होंने प्राप्त किया है। योगेंद्र जी, आम आदमी किस प्रकार से कितना त्रस्त है, ये कहीं जब जाए, और जब निकाय के चुनाव हुए उसमें आपने देखा होगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत पे होती थी, वो जानता है कि उसने रोजगार खोया है और महंगाई का दंश झेला है, और उसका नतीजा मैं आ रहा हूँ दिया है आपके पास। मैं आ रहा हूँ, मैं जवाब दिलवाता हूँ, मनीष पारिक जी से जवाब दिलवाता हूँ। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं? मनीष पारिक जी, मनीष जी आप सुन पा रहे हैं? चले, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मनीष जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, वापस जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो फ्रेम में थे, लेकिन अभी लगता है कि उनके यहाँ नेट इश्यू हो सकता है। चलिए मैं वापस कार्तिकेय जी के पास में जाना चाहूंगा। कार्तिकेय जी, ये सरकारों का जनता की सब्र का परीक्षा ले रहे हैं, या फिर ये है कि चलिए किसान आंदोलन चल रहा है तो सब कुछ उसमें लगे हुए हैं, भूल गए हैं लोग कि अभी तो चलिए जैसे सरकारें बढ़ा रही हैं वैसे चलते रहिए। देखिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, जिसको जैसा लग रहा है अवसर, वैसे जनता की महंगाई के नाम पर गर्दन दबाने की कोशिश की जा रही है, तो हम इसे संयम की परीक्षा कहें। चले मनीष जी आगे, मैं कार्तिकेय जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन मनीष पारिक साहब जुड़ गए हैं अभी। मनीष जी आप सुन पा? जी योगेंद्र जी। जी मनीष जी, महंगाई एक ऐसा इश्यू रहा है कि कई सरकारें चलती बनी भी हैं, और महंगाई के नाम पर कभी देश बंद, कभी शहर बंद, कभी जनता कर्फ्यू। लेकिन अभी ऐसा क्या है कि महंगाई के नाम पे जनता का मुद्दा ही गौण हो गया? हालात की बात है, आप समझ सकते हैं योगेंद्र जी, पूरी शिद्दत से गवर्नमेंट सेवा में लगी है। जो कोरोना काल है उसके बाद पहला बजट आया है, आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया ने इस कोरोना के आगे घुटने टेके हैं। हालात बदले हुए हैं,
लोगों को इलाज बड़ी चीज हो गया है, चिकित्सा सुविधाओं को सरकार का जितना खर्चा हो रहा है उसका किसी भी प्रायोरिटी पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो जरूरी चीज है वो चिकित्सा है, और अगर चिकित्सा को आप इतना जरूरी मान रहे हैं तो सब चीज थोड़ी गौण होगी। लोगों का स्वास्थ्य है तो जीवन है, लोगों का जीवन है तो दुनिया है, सब है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने देखा बजट में भी 1 लाख करोड़ ज्यादा उस पर दिए गए हैं, और ऐसे ही जरूरत सब जगह पड़ेगी। लेकिन आपने ये भी देखा है जो टीकाकरण हुआ है, मुफ्त में टीका लगा है और उसका भी खर्चा लगा होगा। तो चिकित्सा सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसके लिए तो एक बात जानना चाहता हूँ, ये क्या खर्चा लग गया, इतना बड़ा खर्चा लग गया कि महंगाई हमेशा एक मुद्दा है। इतना बड़ा हो गया क्या, कितना बड़ा? एक बात जानना चाहता हूँ मनीष जी, मैं शास्त्री साहब वापस आऊंगा आपके पास, देवेंद्र जी वापस, सर शास्त्री साहब वापस आऊंगा मैं आपके पास में। मेरा मनीष जी से एक सवाल है। मनीष जी आप ये बताइए, देश में जो फ्यूल पे पैसा बढ़ा करके वसूल किया जा रहा है जनता से, वो जन विकास पे या जनता पे पहली बार खर्च हो रहा है? इससे पहले कभी जनता पे खर्च नहीं हुए पैसे? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इकट्ठा जो विकास की बात वो इम्पोर्टेंट है। पहले आपने देखा, पहले राफेल के विमान खरीदे थे तो गवर्नमेंट ने उसके लिए टैक्स लगाया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल मैनेजमेंट है, अगर वो अफोर्डेबल है, उसके कारण से अगर कोई सुधार किया जाता है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सरकार कोई निष्फल साबित नहीं हुई है, मतलब इसमें फल भी आया है। जो अतिरिक्त का जोड़ आप निकालेंगे अगर, और सरकारों में तो सर ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ मनीष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब से पहले भी अगर फ्यूल पे कोई सरकार ने वैट या एक्साइज ड्यूटी लगा करके पैसे वसूले हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, तो विकास से क्या होगा ये तो हमें भरोसा रखना चाहिए। फिर क्यों भारत बंद, कभी सड़कें जाम, या तो फिर ये राजनीति, क्यों राजनीति की? विपक्ष में होते तो हम राजनीति करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो फिर उससे जस्टिफाई करते हैं, बिल्कुल बाजी में। मैं इसमें योगेंद्र जी निवेदन करूंगा कि कोई लॉजिकल एंड पर अगर सरकार लेकर गई है, इसके कारण प्रदर्शन नहीं हुए। मैं आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब उस समय प्रदर्शन किए थे वो इलॉजिकल बात थी, अभी लॉजिकल एंड है। आपने देखा, मैं आपको खुद बता रहा हूं कि पहले जो 1 रैंक 1 पेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी थी, उसके बाद में राफेल की बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, फिर कोरोना मैनेजमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, फिर हमने हमारी बजट का वो आकार बढ़ाया था। तो जो बड़ी बात है, नीति आयोग के एस्पेक्ट पर भी बात हुई थी कि इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन वो सब पेट्रोल पर ही डिपेंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई कंजम्पशन को डिमोरलाइज किया जा रहा है इसके कारण से, तो इकोनॉमिस्ट ने उसको सही बताया। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार को इसमें से कितने पैसे आते हैं और केंद्र सरकार को कितने आते हैं पर लीटर, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो जैसा ही उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, तो उन्होंने अपना सेल टैक्स का जो कम है, जिस तरह से कम किया है वो पहले किया था, अभी वो जीएसटी के एस्पेक्ट पर नहीं है, तो उसका ये लाभ मिल सकता है कि राज्य सरकार को इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं है तो वो उसको कर सकते हैं। अब वो 35 रुपए अगर वहां जा रहे हैं और यहाँ पे 16 रुपए जा रहे हैं, तो जस्ट डबल दे आर गेटिंग फ्रॉम 1 लीटर। तो अब आप ऐसे टाइम पर लोगों का ध्यान जाएगा कि राज्य सरकार को भी चांसेस हैं वो कुछ कम कर सकती है। सेंट्रल एक्साइज पे भी बोलोगे कुछ आप? सेंट्रल एक्साइज पे भी बोलोगे? स्टेट के वेट पे तो बोला, लेकिन सेंट्रल एक्साइज कितनी जा रही है और उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती? सब आ रहा हूँ मैं, कार्तिकेय जी के पास जाऊंगा मैं। शास्त्री साहब वापस आ रहा हूँ, शास्त्री साहब वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बार कार्तिकेय गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा, कार्तिकेय जी के पास जाना चाहूंगा। कार्तिकेय जी, अभी आपने देखा कि देश का विकास हो रहा है, फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, भूतपूर्व सैनिकों के पैसे लंबे समय से अटके गए थे, इस वजह से थोड़ा महंगाई हम लोगों ने सहन की। तरक्की देश की चाहते हैं तो ये मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि फ्यूल प्राइस के अलावा और भी जो सेस लग रहे हैं या टैक्स लग रहे हैं वो देश के विकास में खर्च हो रहे हैं। जरा मैं एक बार गणित समझना चाहूंगा, एक आम आदमी के नाते, जो आम हमारा दर्शक बैठा हुआ है वो जानना चाहता है कि वास्तव में क्या गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, हर आदमी अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ बिल्कुल जो चल रहा है एकदम सेट चल रहा है, क्या कम करे, क्या चाहिए। तो एक बार जरा हम भी गणित तो समझना चाहते हैं कि वास्तव में खेल क्या चल रहा है।
कार्तिकेय जी, इनका वो मेरी आवाज आ रही है आपको? कार्तिकेय जी आपके यहाँ से आप आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेट्रोल का बेसिक प्राइस है आज की तारीख में, वो करीब 38 रुपए प्रति लीटर, 39 रुपए प्रति लीटर के करीब है। इस पे 103% जो है वो सेंट्रल एक्साइज है और 36% जो है स्टेट का वैट है। करीब 3.25 रुपया जो, हाँ जी, करीब 3.25 रुपया जो है डीलर मार्जिन है और 2.5 रुपया जो है रोड सेस है। अब अपन बात करते हैं, मैं ना कांग्रेस की बात करता हूँ ना मैं बीजेपी की बात करता हूँ, इसमें सुधार कैसे होने चाहिए। स्टेट लेवल पर अगर आप देखेंगे तो रोड सेस भी लग रहा है और स्टेट हाईवेज पे टोल भी लग रहा है। तो जनता को डिमांड करनी चाहिए, मीडिया के थ्रू ये बात रखनी चाहिए कि भाई एक ही चीज ली जानी चाहिए। अगर आप रोड सेस ले रहे हैं तो आप हाईवे पे टोल ना लीजिए, अगर आप हाईवे पे टोल ले रहे हैं तो आप 2.25-2.5 रुपया जो आपका रोड सेस है वो माफ कर दीजिए। नंबर 2 जो है वो कोरोना काल के अंदर जो स्टेट ने जो 8 और 6% डीजल और पेट्रोल पे जो वैट बढ़ाया था, चूंकि अब कोरोना काल खत्म हो गया है इसलिए उसे पुनः वापस कर लेना चाहिए। तीसरी बात ये, जो अरब कंट्रीज से या मिडिल ईस्ट से जो पेट्रोल डीजल खरीदा जाता है वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स पे खरीदा जाता है, वो डेली बेसिस पे नहीं होता। तो प्राइस स्टेबिलिटी सरकार को, क्योंकि तीनों तेल कंपनियां सरकारी हैं, तो सरकार को प्राइस स्टेबिलिटी देनी चाहिए। कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी अवश्य देनी चाहिए कि इस तिमाही के अंदर हम इतना प्राइस रखेंगे। जी योगेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में वापस। देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, सभी सरकारों की स्थिति यह है कि अभी मैं सुन रहा था जावड़ेकर साहब से ब्रीफिंग चल रही, तो उसमें फ्यूल प्राइस लेकर के कहा, सभी सरकारों के लिए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिए इस पे कि वो राहत दें। और जब स्टेट गवर्नमेंट से बात की जाती है कि तो केंद्र की तरफ देखते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही कार्तिकेय गौड़ साहब ने, ये कोई क्यों नहीं उठाता, हम 2.25 रुपए रोड से भी दे रहे हैं और उसके बाद में सड़कों की स्थिति देखते हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सड़क पे वो नहीं मिल पाती है। आप कहीं पे भी टोल नाका लगा देते हैं कि टोल वसूली होनी। आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ माफिया ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो सिर्फ उनका काम ये है कि जनता को कैसे लूटा जा सकता है? नहीं, सिस्टम में देखिए माफिया तभी पनपते हैं जब सरकार बेईमान होती है। तो ये जो टोल का गेम है और इसमें जो सेस वगैरह जो लगा रहे हैं, ये तो ऐसे शासक लगाते हैं जिनको इकोनॉमी की ABCD आती नहीं है, केवल चोरी करना आता है। आप ये सोचिए कि फ्यूल मैं वही बात बता रहा हूँ, चले आ रहे हैं हमारे यहाँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए कि आप अगर फ्यूल सस्ता करेंगे तो लोगों की मोबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, लोगों के पास ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, बिजनेस बढ़ेगा। ये चीज इनको पल्ले नहीं पड़ रही है। इनको लग रहा है कि सारा पैसा लूट लो कहीं से। जैसे भी जितना भी 100 रुपए पेट्रोल क्रॉस कर गया है, डीजल 100 रुपए के आसपास जाने वाला है, तब भी इनको शर्म नहीं आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। देश की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए आपको जरूरी है कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन लोगों की जेब में रिलीफ दें। एक जगह सरकार आपकी भी है, एक जगह सरकार आपकी भी है, कोई ये उदाहरण देके बता हमारी गवर्नमेंट फला जगह पे उसको देख के दिल्ली के अंदर सबसे लोएस्ट टैक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सबसे लोएस्ट है और सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल दिल्ली बेचती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल दिल्ली बेचती है, इनके कोई बराबरी में है नहीं। तो ये तो आम आदमी पार्टी जितना कर सकती है उतना कर रही है। बाकी तो आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से गला दबाने की कोशिश करती है। वो कभी उनके अधिकार काट रही है, कभी उनके काम हो रहे हैं उनको रोक रही है, वो सब गेम चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों का मुद्दा जो है, उसकी वजह से डीजल पेट्रोल की आवाज उठ ही नहीं पा रही है, क्योंकि असल आवाज तो वहां से उठनी है।
सरकार के ऊपर किसानों का प्रेशर और आने वाला है। ये डीजल पेट्रोल जो है आप समझ लीजिए कि वो जो आग लगी हुई है उसके अंदर और ज्यादा ये भड़केगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने की आवश्यकता है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि वहां कोई इकोनॉमिक, अभी पारिक साहब बोल रहे थे कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट, देखिए ये शब्द तो बड़े अच्छे ढूंढ के लाते हैं, लेकिन ये कैसे होता है ये इनको पता नहीं है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट आपने देखा होगा, जीएसटी का इकोनॉमिक मैनेजमेंट आपने देखा होगा, इनकी नोट बदली का आपने देखिए इकोनॉमिक मैनेजमेंट, अच्छे अर्थशास्त्री आरबीआई में आए, उनको भगा दिया। ये पारिक साहब आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में मत बात करिए, कोई एबीसीडी का किसी को पता नहीं है, यहाँ से पूरा साफ है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बार आरसी चौधरी जी के पास, मैं मनीष जी दोनों का जवाब लूंगा आपसे सर, मैं दोनों का जवाब ले लूंगा आपसे। मैं आरसी चौधरी जी से, आरसी चौधरी साहब जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि सरकारों पे बहुत प्रेशर होता है कई मरतबा, केवल मैं अकेले अशोक गहलोत सरकार की नहीं कह रहा हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान है कि वसुंधरा जी जब सरकार में थी तो उसको अरुण जेटली ने कहा भी था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि राज्य सरकारों को जनता को राहत देने के लिए वैट कम करना चाहिए। एटलीस्ट भाजपा शासित राज्यों में तो करती, मुझे ध्यान है कि शायद कुछ पैसे मध्य प्रदेश सरकार ने कम किए थे भाजपा शासित राज्यों से, या से कुछ। तो ये हर बार की बात होती है कि वेट पे, और अभी आप कहेंगे कि उस समय आप लोग अपोजिशन में थे कि सरकार कम करें, अभी आप हैं तो अशोक गहलोत साहब ने 2% कर दी, बीजेपी उस पर कह रही है कि चलिए हमारे प्रेशर के बाद में किया, लेकिन ये नाकाफी है। तो कोई ऐसा उदाहरण दे सकता है कि देखे हम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जनता को राहत दे रहे हैं, केंद्र भी राज्य के पाले में बॉल डालती है, राज्य केंद्र के पाले में बॉल डाल रहा है, फुटबॉल बन रही है। योगेंद्र जी, मैं सोचता हूँ कि जो जन टीवी जो चैनल है वो जनता का चैनल है। जी आरसी चौधरी जी, बाद में आप पानी का पानी करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मनीष पारिक जी ने ये कहा कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उससे पहले इन्होंने कहा था हम राफेल लेके आए इसलिए ये लगाया। कभी ये कुछ कहेंगे, कभी ये कुछ कहेंगे। बिहार में चुनाव था तब ये कहेंगे कि हमने फ्री में ये वैक्सीन देंगे। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि हमें जो भी बाहर देंगे, जो भी राहत देंगे, वो इस देश के आम आदमी की जेब पे डाका डाल के देंगे। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये राहत के नाम पे 35,000 करोड़ का कोरोना वैक्सीन के नाम का बजट में प्रावधान करते हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं 10,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री के लिए प्लेन खरीदा जाता है लग्जरी, 30,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि वो उस संसद में नहीं बैठ सकते जिस संसद में वो कभी उनके अंग्रेजों के जासूस रहे थे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जब देश ऐसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है तो उनकी गाड़ी कमाई को आप क्यों खराब कर रहे हैं। तीसरा, कार्तिकेय जी ने कहा कि सर हम कहां से कहां जा रहे हैं। आरसी चौधरी साहब हम मुद्दे पे लौटे, किसने जासूसी की किसने नहीं की, वो डायवर्ट हो जाएंगे। फिर हम आफत जो दी जा रही है, अब क्या है ये वो पार्टी है रात के नाम पे आप बंद कीजिए। और मैंने आपको व्यवधान नहीं डाला था, गुजारिश करिए कि आप शांत रहिए, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। व्यवधान होगा दूसरे सुन नहीं पाएंगे। और अरे इस देश के लोगों से 20 लाख करोड़ रुपए एक साल में डाका डाला, गरीब पे डाला, आम आदमी पे डाला, किसान पे डाला, मजदूर पे डाला, आपने डाला। मैं ये कहना चाहता हूँ आपने क्या खरीदा था, हमने 1 लाख बिल पेंशन 15 रुपए कर दिया है। 10,000 करोड़ आदमी को लूट के गरीबी रेखा आप बताओ ऐसा कौन सा काम किया आपने कहा आपको कोरोना की वैक्सीन फ्री लगाई है, बनाने का काम बात पैसे खर्च में 1 लाख करोड़ का बजट ज्यादा लगा है। जवाब सुनिए मनीष पारिक जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मेडिकल फैसिलिटीज को ऊपर लाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा वसूला जा रहा है, आपने इंडियन पेरेंट्स से धोखा किया, आपका एक जुमला था, बजट भी नहीं बनाया आपने हेल्थ का। गलत बात है, कितना परसेंट की है इनको आपकी है, लोग आपसे लिया जाता है। लफेबाजी में नहीं आने वाले लोग शराब बनती है, 4 बजे दुकानें बंद करेंगे। हमने कहा एक्साइज अगर आपको करनी है तो शराब को बंद कर दो, आपने नहीं किया। तो गवर्नमेंट तो सिगरेट पर टैक्स लगाएगी ना, 200% लगाएगी और शराब पर भी लगाएगी,
लेकिन मैं आपको कहता हूं अगर देश की पेट्रोल और डीजल पे 2.5 रुपए साहब ने एक सवाल उठाया अगर सदाशयता से विचार करेंगे पता चलेगा कि ये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। देखिए नहीं, गलत है फारिक साहब, ये आप कह रहे हैं कि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, तो वो तो जिनके दिमाग ब्लॉक हो जाते हैं वो यही बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस एक ही काम के लिए, सुनिए, एक ही काम के अगर एक ही काम के लिए 2 बार टैक्स लिया जाता है, इसमें रोड सेस और आपके जो टोल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस सरकार के दिमाग में बेईमानी है। वो एक ही काम के 2 टैक्स लेना। दूसरा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट नहीं देंगे, सब्सिडी आपने पहले गिव अप करने का स्लोगन दिया। आज राजस्थान के बाहर कितने लोग जा रहे हैं हाईवे पे, सब्सिडी जाएंगे, श्री माधोपुर जाएंगे तो टोल आएंगे, वो ज्यादा है संख्या में। अरे फारिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, मैं रोकना चाहूंगा। समय कम है मनीष जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो बात यही है कि राजनीतिक दल दावे कुछ हैं, लेकिन ये जनता है, महंगाई की मार है। और अगर आम जनता के मुद्दे को इस तरह से गौन किया तो मुझे लगता है कि माफ नहीं करेगी जनता। हर व्यक्ति पिसता जा रहा है महंगाई में, लेकिन मुद्दा नहीं रहा। किसान मुद्दा हो सकता है, किसान आंदोलन एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन महंगाई ऐसी मार है कि जो आम आदमी को झेलनी पड़ रही है और बेवजह झेलनी पड़ रही है। सरकारें बेशक अपनी ओर से कुछ भी दावा करें, लेकिन इसे जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पा रही है। कि जनता जवाब जानना चाहती है कि हम इतना महंगा सिलेंडर क्यों ले, आपने सब्सिडी खत्म, महंगाई की हर रेट में गवर्नमेंट वेट बढ़ाई जा रही है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। खर्चा अगर आपका बढ़ता जा रहा है उसको कम करिए, जनता के गला क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें सरकारों को जरूर गौर करना चाहिए। आज नहीं तो कल जनता जरूर जवाब मांगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।